वो जो पहला डिवाइस है और वो काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इनफैक्ट कई बार पता है क्या होता है कि हम लोग ना क्लास 10th में रेजिस्टेंस पढ़ते हैं और रेजिस्टेंस को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, बट एक्चुअली रेजिस्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस है अलग अलग डिवाइसेस। जैसे क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर, ठीक है ना। कैपेसिटर, इंडक्टर, ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइसेस निकल आएंगे, पता चलेगा। तो आज का जो डिवाइस है वो है कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर इज व्हाट द डिवाइस, ये हो गया डिवाइस में। जैसे रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर क्या है, डिवाइस का नाम है रेजिस्टर, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली इसका प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस का क्या काम है, इट प्रोवाइड्स ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। क्लास 10 में पढ़ा है रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, इट स्टोर्स चार्ज एंड हेंस एनर्जी। यानी ये चार्ज स्टोर करता है और चार्ज स्टोर करने के प्रोसेस में एनर्जी भी स्टोर करता है, ठीक है। ये है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में होता क्या है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, नंबर 1 इट हैज टू मेटल प्लेट्स, दो अलग अलग मेटल प्लेट्स हो, मेटल प्लेट्स। Separated by some gap। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो मेटल प्लेट्स होंगे ना, इनके बीच में कुछ गैप भी होगा, ठीक है ना, गैप भी होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज constituted by what, two metal plates separated by some distance, यानी gap होगा। और क्या, having equal and opposite charge q each, मतलब q और minus q, having charges plus and minus q, having charges plus q and minus q on the two plates। अब क्या है, तो देखो अगर मान लो एक प्लेट में प्लस क्यू होगा और एक प्लेट में माइनस क्यू होगा, इसका मतलब क्या है कि जितने लाइंस ऑफ फोर्स, अभी स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो टेक्निकल स्टेटमेंट। अगर एक प्लेट में प्लस क्यू है, एक प्लेट में माइनस क्यू है, यानी क्या होगा, जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो प्लस क्यू से स्टार्ट करके माइनस क्यू में एंड होगा। तो लेट अस से देयर इज अ प्लस क्यू प्लेट एंड देयर इज अ माइनस क्यू प्लेट, तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा ऐसे। अब बताओ, जहां पे फील्ड है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, है ना। सो we suppose the potential difference between the plates with charges plus q and minus। तो देखो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लेट्स कॉल इट एज v। अब हम प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैपेसिटेंस c का जो डेफिनेशन है वो है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ यू माइट से चार्ज कौन सा, प्लस क्यू या माइनस क्यू। एक्चुअली देखो, अगर मैं पूछूंगा ना कैपेसिटर का चार्ज क्या है, तो आप बोलेंगे क्यू, ना प्लस ना माइनस। वो ऑब्वियस है कि अगर मैं क्यू बोल रहा हूं इसका मतलब उसमें से एक प्लेट में प्लस क्यू चार्ज होगा, एक प्लेट में माइनस क्यू चार्ज, इसलिए इतना कोई साइन वाइन। कैपेसिटर का चार्ज का मतलब होता है सिर्फ क्यू, दैट्स इट। वो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव बताते हैं। इसको ये नहीं कि दोनों प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कि वही क्यू चार्ज प्लस के फॉर्म में एक प्लेट में होगा और दूसरे प्लेट में माइनस क्यू चार्ज, बस इतना ही।
तो therefore C is equal to क्या हो गया ना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस कई जगह यूज होता है और तरह तरह के शेप के ऊपर डिपेंड करके तरह तरह का उसका नाम भी है। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस देखो, जो सबसे सिंपल कैपेसिटर है उसमें क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होता है, टू पैरेलल प्लेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं होता है, कई बार अलग शेप का भी मिलता है, ठीक है। बट हाँ, सबसे सिंपल वाला जो है वो यही है। सबसे सिंपल वाला क्या है ना, दो प्लेट्स पैरेलल, और इसलिए उसका नाम दिया जा रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट इसके अलावा और भी है, जैसे अभी अगला मैं ड्रॉ करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को मैं इस इधर हटा देता हूं। ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर समझ लो कि यूज होता ही नहीं है, बट ठीक है, ये भी कैपेसिटर टाइप, ये यूज होता है, मैं अगला बता रहा हूं। इसमें क्या है, इसमें एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, इसको हम लोग बोलेंगे एज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एक है स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो शेप के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। बट कैपेसिटर्स को कैटेगराइज करने का और भी तरीका है, बताता हूं। अरमान, इस द मीनवाइल तुम्हारा हैंड रेज्ड है। सर ये हमें कैसे पता कि मतलब ये डिफाइंड होता है क्या कि अंदर वाला स्फीयर प्लस होगा और बाहर वाला नेगेटिव? मैं क्वेश्चन समझा नहीं। सर जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसमें इनर स्फीयर पे प्लस क्यू होगा और बाहर पे नेगेटिव क्यू, ये उससे डिफाइंड कोई होता है फर्क नहीं क्या? पड़ता, ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वो है। एक सेकंड रुको। हेलो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मुझे वो डिटेल भेज देना, ठीक है। ठीक, अब बात कर लिया मैंने, बात बात अब मैं बात करते हो, हो गया था। तो इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू जो मर्जी करो। अब क्योंकि तुमने कमेंट किया तो देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर माइनस क्यू कर दिया, बाहर प्लस क्यू कर दिया। तुम अगर बोलो तो मैं इसको माइनस क्यू कर देता हूँ। देखो जो दो प्लेट्स होता है उनमें एक में माइनस क्यू का, एक में प्लस क्यू, ऐसे नहीं कि दाएं वाले में प्लस क्यू, बाएं वाले में माइनस क्यू, अंदर वाले में ये, बाहर वाले में वो, मत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और टाइप का कैटेगराइजेशन है, और वो ये है कि ये जो कैपेसिटर का प्लेट है, ये जो दो कैपेसिटर के प्लेट्स है, इनके बीच में कुछ है या नहीं है, उसके ऊपर भी कैटेगराइजेशन। तो कैसे कैटेगराइजेशन है, अब मैं एक और कैटेगराइजेशन लिखने वाला हूं। अगर मान लो ये वाला देखते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर कैपेसिटर। कई बार से एयर कैपेसिटर क्यों, क्योंकि ये जो दो प्लेट्स है ना, इनके बीच में क्या है, हवा है, एयर है।
इसलिए क्या हो गया ना, एयर कैपेसिटर। लेकिन कई बार क्या होता है, उसमें एक दिक्कत आता है। दिक्कत क्या है, समझो, एक प्लेट में प्लस क्यू, एक में माइनस क्यू, यानी ये दो प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो इट इज अ रिस्की थिंग, क्योंकि चांस ये है, ये रिस्क हो गया ना फिर, क्योंकि चांस तो ये भी है ना कि हो सकता है कि ये जो प्लेट्स है, ये जो दो प्लेट्स है, ये चिपक जाए। क्यों भाई, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू तो अट्रैक्ट करेंगे ना, तो चिपकने का खतरा रहता है। इसलिए एयर कैपेसिटर में हमेशा एक रिस्क फैक्टर है, क्या, कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में चिपक सकते हैं, ये दोनों अट्रैक्ट। तो कैसे बचाया जाए, तो कैसे बचाया जाए, तो बचाने का जो तरीका होता है वो होता है टू पुट सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में कुछ प्लास्टिक टाइप का मटेरियल डालते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अरमान, ये जो हैंडब्रेस है पहले का था या कुछ नया है? सर एक दूसरा डाउट था। हाँ बोलो। सर वो एयर में आपने क्यों, क्या रीजन बताया था कि अट्रैक्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एयर में नहीं, अट्रैक्ट तो एनीवे होगा, पर क्या है ना, एयर में खतरा है। खतरा क्या है ना, देखो दो प्लेट्स है, बीच में तो कुछ है नहीं ना, हवा है। तो अगर मान लो कभी प्लेट्स वाइब्रेट कर गए तो आपस में चिपक गए, क्योंकि प्लस क्यू माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये खतरा है, ये रिस्क है। लेकिन अगर तुम बीच में कोई प्लास्टिक डाल दो, अब तो कोई खतरा नहीं है ना, क्योंकि अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन वो प्लास्टिक बीच में एक रुकावट क्रिएट कर रहा है। तो यानी क्या होगा, अब ये दोनों प्लेट्स आपस में अट्रैक्ट होके कांटेक्ट में नहीं आ सकता। कांटेक्ट में आने में दिक्कत क्या है, दिक्कत तो बेटे है, दिक्कत तो क्या है कि देखो, अगर मान लो कांटेक्ट में आता है, इन दैट केस तो प्लस क्यू माइनस क्यू खत्म हो जाएगा। जो प्लस और क्यू माइनस क्यू टच करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर तो चार्ज खत्म। तो कैपेसिटर का पर्पस क्या होता है, चार्ज स्टोर करना। तो अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में टच हो जाए तो दोनों का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज खत्म, कैपेसिटर खत्म, है या नहीं? ये प्रॉब्लम। इसलिए हम चाहते नहीं है कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करें। हम चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करके जो है चिपक जाए। तो इसके लिए कुछ रुकावट चाहिए। तो वन ऑफ द वेज ऑफ स्टॉपिंग इज व्हाट, कि बीच में प्लास्टिक का मटेरियल डाल दो, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसलिए इसका नाम हो गया डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अच्छा, एक दो जगह ना लेट ज्वाइन किए हैं, मैं थोड़ा सा ग्राफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है ना। आज हम लोगों ने कैपेसिटर टॉपिक जस्ट स्टार्ट किया। तो कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट्स होता है जिनमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होता है। और अगर दो प्लेट्स होंगे और अगर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज होगा तो फील्ड भी आएगा दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो हमने कैपेसिटेंस, जैसे रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस को डिफाइन किया है कि चार्ज कितना है अपॉन कितना पोटेंशियल डिफरेंस, समथिंग लाइक दिस। अगर मान लो दो प्लेट्स है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच में सपोज पोटेंशियल डिफरेंस भी है। देखो जहां पे दो चार्जेस है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, वहां पे फील्ड भी होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया गया, क्यू अपॉन चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो वो दोनों अट्रैक्ट होके ना चिपक जाए, इसलिए हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। कई बार डाइलेक्ट्रिक पूरा पूरा डाल देते हैं, पूरा भर के, उसको हम लोग बोलेंगे फुल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी। कई बार हम क्या करते हैं, उसका पार्ट को डाल देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। देखो पूरा पूरा नहीं भरा है, आधा भरा आधा खाली है, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल
ठीक है, फुल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर और पार्शियल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ये भी देखो तीन टाइप के हो गए। अगर तुम कैपेसिटर के अंदर क्या है या नहीं है उसके हिसाब से चलोगे तो तीन टाइप के हो, एयर कैपेसिटर, फुल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। नाउ यू माइट सी ये तो पैरेलल प्लेट का हो गया। स्फेरिकल होगा तो क्या करेंगे, वो भी ऐसे ही होगा। देखो स्फेरिकल में देखो तो देखो ये एयर कैपेसिटर, क्यों, दो स्फीयर्स है और बीच में कुछ भी नहीं है यानी एयर है, एक में प्लस क्यू एक में माइनस क्यू, ये हो गया एयर कैपेसिटर स्फेरिकल। फुल डाइलेक्ट्रिक ये हो गया फुल डाइलेक्ट्रिक, पूरा भर के डाइलेक्ट्रिक, फुल डाइलेक्ट्रिक स्फेरिकल। अब हम करेंगे पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा भरा हुआ है, बीच का जो स्पेस है ना वो थोड़ा सा भरा हुआ, इसलिए हो जाएगा पार्शियल आई थिंक नाउ इट्स ओके। तो एयर कैपेसिटर, फुल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हमें अब आगे बढ़ना है कैपेसिटेंस कितना। तो कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम फाइंड आउट, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखने में कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है। ये मैं डाल देता हूं, ये तो स्फेरिकल है। दो प्लेट्स के बीच में सपोज डिस्टेंस है डी, ये माइनस क्यू चार्ज, ये सपोज प्लस क्यू चार्ज, उल्टा भी कर सकते हो, इधर प्लस क्यू माइनस क्यू सब कुछ चलता है, कोई दिक्कत। अब मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं, अगर इधर से देखो तो साइड व्यू होगा, तो साइड व्यू ये होगा। मेटल प्लेट में क्या होता है कि हम लोग कुछ चीजें मानते हैं, दैट इज व्हाट, हम लोग इसको इनफाइनाइट प्लेट की तरह मानते हैं। तो हमें पता है कि अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज डालोगे तो इन दैट केस क्या होगा, अंदर की तरफ प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा और माइनस माइनस भी आ जाएगा, बाहर जीरो इधर भी जीरो। याद करके देखो, दो मेटल आमने सामने रखते हो तो बाहर बाहर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, दोनों का समेशन बाय 2, याद आ रहा है ना। तो दोनों का समेशन बाय 2 का मतलब क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू का समेशन यानी 0 बाय 2 यानी 0, इसलिए बाहर बाहर जीरो चार्ज, यानी सिग्मा एक में होगा तो दूसरे में माइनस सिग्मा होगा, तो इसका सिग्मा क्या होगा फिर, क्यू बाय। तब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है
कि अगर कोई प्लेट में एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर वो सिग्मा है तो उसके वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसलिए अगर यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये जो प्लेट है ये ऐसे रिपेल करेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लेकिन ये तो हो गया इधर वाला प्लस वाला प्लेट टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है, पर जो इधर वाला माइनस चार्ज वाला प्लेट है वो भी तो उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना, वो भी कितना करेगा, उतना ही करेगा। यानी फाइनली जो फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। therefore E is equal to Q by A epsilon. Therefore E is equal to Q upon A epsilon. I hope it's clear now. ये हो गया E, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितना हो गया था, Q upon A epsilon। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना होता है, अगर वेरिएबल फील्ड है तब तो E डॉट dr का इंटीग्रेशन, और अगर यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट E इनटू डिस्टेंस है या नहीं। तो V इन जनरल क्या होता है, E डॉट dr का इंटीग्रेशन। और अगर तुमको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू चाहिए, ये हो गया फॉर वेरिएबल फील्ड। लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो, और मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हमारा तो फील्ड यूनिफॉर्म है, हमारा जो फील्ड होगा ना वो कैसे होगा, ना ये देखो फील्ड ऐसे बने, वो अलग बात है कि रियल लाइफ में एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन। कैसे, एक्चुअली एक्चुअली कैसे होगा, ये मिडिल वाला स्ट्रेट एक आध दो, उसके बाद में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन स्टार्ट। ये जो थोड़ा सा ऊपर और नीचे देखो हल्का सा डिस्टॉर्शन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एज इफेक्ट्स। इसको हम लोग कहते हैं एज इफेक्ट्स। यानी ऊपर और नीचे यानी बाउंड्री पे बेसिकली थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाता है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता। क्योंकि देखो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पता कब होता है, जब इनफाइनाइट प्लेट होता है, पर हमारा जो प्लेट होगा के पास वो इनफाइनाइट थोड़ी होगा, वो तो एक पेयर ऑफ प्लेट्स होगा ना, वो इनफाइनाइट तो होता नहीं, इसलिए इनफाइनाइट होगा तो स्ट्रेट होगा सारा, बट इनफाइनाइट नहीं है इसलिए हल्का सा डिस्टॉर्शन होगा, बट इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो we neglect the distortion due to edge effects। एज इफेक्ट्स की वजह से जो डिस्टॉर्शन है वो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ तो जो मैं कह रहा था इज दैट अगर वेरिएबल फील्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेट करके निकलता है, ये देखो, और अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता है तो इन दैट केस कैसे होता है, अगर फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे इन दैट केस तो सिंपली E इनटू D होगा। तो फॉर यूनिफॉर्म
ठीक है ना? इस केस में कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का जो सेपरेशन है प्लेट्स का वो है सपोज टी, ये जो टी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा फिर? ये फील्ड है इनटू टी, देयरफॉर V is equal to E into D, meaning QD by एप्सिलॉन। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं सिर्फ कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रहा हूं कि होता क्या है। एक बार अच्छे से कॉपी करो पहले, फिर हम डिस्कस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर ये एज इफेक्ट्स का रीजन क्या होता है? एक्चुअली मैं पता क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स ना एक दूसरे को साइडवेज धक्का भी मारते, तो मिडिल वाले को क्या होता है, इधर से धक्का इधर से धक्का, तो मिडिल वाले तो इसलिए दोनों तरफ से इक्वल धक्का होने से स्ट्रेट लाइन हो जाता है, पर जो लाइन इधर है उसको इसलिए इधर से धक्का मिल रहा है, इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करता है ना लाइन ऑफ फोर्स में, इसलिए लाइन ऑफ फोर्स के साथ क्या होता है ना, वो एक दूसरे को साइडवेज धक्का भी मारता है, जिसके चक्कर में क्या होता है, ये यहाँ पे बेंड हो जाता है। इनफैक्ट थोड़ा सोचो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से देखो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, यानी क्या हो रहा है, ये दूसरे को धक्का मार, दूसरे को धक्का मार, एक दूसरे को धक्का मार रहा है, ठीक है, साइड वाइज है, तो वो चीज तो यहाँ पे भी मारेगा, लेकिन मिडिल वाले पे क्या होगा ना, उस तरफ से जितना धक्का मारेंगे ऊपर से उतना ही नीचे से धक्का मारेंगे, तो वो तो स्ट्रेट वाला ही हो जाता है। बट बाकियों में क्या होता है, थोड़ा एक तरफा धक्का होता है, जिसकी वजह से बेंड हो जाता है। देखो इधर बेंड हो गया, ये ऐसे बेंड हो गया और वो ऐसे बेंड आ गया ना, दैट्स द प्रॉब्लम। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो V is equal to QT by epsilon naught. So therefore capacitance is equal to Q by T, यानी Q upon अगर हम समराइज करें तो हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने सीखा है कि कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या है, तो चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना होगा, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी क्या हो रहा है, एक कैपेसिटर के पास कितना चार्ज होगा will depend on the potential difference and also on the property of that device which is called as capacitance, ठीक है। सर इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? हाँ सर कैपेसिटेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है? हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखो कैपेसिटर कर क्या रहा है ना, एक सिंपल कैपेसिटर करता क्या, उसके पहले मैं एक थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। सपोज मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो क्या करूं, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस वी नीड टू आइदर इंक्रीज द एरिया और, यानी एरिया ऑफ द कैपेसिटर या तो बढ़ाओ या तो डिस्टेंस को घटाओ। वो अलग बात है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों में रेस्ट्रिक्शन, क्यों, क्योंकि एरिया कितना बढ़ा लो, देखो अल्टीमेटली कैपेसिटर को तुमको इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करना है, इतना सा बड़ा एक कैपेसिटर लेके तुम करोगे। जैसे ये जो फैन है मेरे ऊपर, हम शायद तुम्हारे ऊपर भी होंगे, इसके अंदर भी कैपेसिटर है। अब फैन का जो सेंट्रल वाला पार्ट है वो इतना सा होता है मुश्किल से, अब तुम बोलोगे नहीं मैं तो इतना बड़ा कैपेसिटर फिट करूं, तो वो तो फैन ही इतना बड़ा हो जाएगा, फिर वो बेढंगा सा लगेगा। इसलिए कहने के लिए तो ठीक है, कर दो एरिया बढ़ा दो, कैपेसिटेंस बढ़ाना है, बट प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं हो पाता।
और सेम विद डी आल्सो। डिस्टेंस डी को जितने घटाओगे, सोच के देखो, डिस्टेंस डी को जितना घटाओगे उतना रिस्क फैक्टर बढ़ता नहीं है कि मान लो इतना कम डिस्टेंस कर दिया तो यानी थोड़ा सा वाइब्रेशन होता टच हो गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस डी घटा के कैपेसिटेंस तो बढ़ा सकते हो, पर प्रैक्टिकल लिमिट है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डी अगर घटाओगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज बहुत करीब आ जाएंगे, उससे क्या होगा ना, चिपकने का चांस। यानी ये भी मुश्किल है और एरिया बढ़ाना भी इसलिए मुश्किल है कि फिर कैपेसिटर का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, बेढंगा सा हो जाएगा, उसको यूज कर सकते है ना, भाई साइज का भी लिमिट होता है। Now that is the understanding of capacitance. Let's now understand the significance. कैपेसिटर करता क्या, या कैपेसिटर को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ना देखो, रेजिस्टर को यूज करने के लिए जैसे हमें एक बैटरी लगाना पड़ता है, एक सेल यूज करना पड़ता है, कैपेसिटेंस में भी यही। कैसे? ये देखो, ये होता है कैपेसिटर। लेट अस से इसका कैपेसिटेंस है C। ओह अच्छा, लेट अस से इसका कैपेसिटेंस है C। एक्चुअली यहाँ चमक रहा है ना, तो इसलिए मैं अवॉइड कर, और मैं उसके साथ एक सेल जोड़ दूं। ये सेल क्या करता है? सेल एक तरफ से यानी नेगेटिव वाले टर्मिनल से चार्ज लेके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फेंक देता है। ये सेल का रोल है। यानी सेल क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज, और वो सारा चार्ज जब यहाँ पे इकट्ठा, यानी व्हाट डज अ सेल डू? अ सेल मतलब बैटरी क्या करता है, इस वाले प्लेट से चार्ज को निकाल के इस वाले प्लेट में डाल देता है। तो जिस प्लेट से निकला हो गया माइनस क्यू, और जिस प्लेट में डल गया उसमें हो गया प्लस। बस सेल का इतना ही रोल है। अब पता क्या है कि तुम सेल को तो बार बार बदलोगे नहीं। तो अगर कोई पर्टिकुलर सेल है जिसका तो वोल्टेज भी है, now you might say सेल का वोल्टेज का क्या मेजर है ना, जब तुम सेल खरीदते हो ना तो देखना उसमें एक चीज प्रिंट रहता है, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो वही उसका वोल्टेज है जो भी है। 1.5 वोल्ट, 2.25 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 9 वोल्ट, सब मार्केट में मिल जाता है, जाके खरीद सकते हो। तो वो वोल्टेज हो गया। और कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस होगा, तो उस हिसाब से कितना चार्ज होगा, ये इसका सिग्निफिकेंस है। यानी अगर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ है और उसको V वोल्ट के सेल पे अटैच करके सर्किट जोड़ दोगे, इन दैट केस कैपेसिटर के प्लेट्स में प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आएगा, वेयर Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज ऑफ द सेल। बस इतना ही। तो ऑब्वियसली ज्यादा कैपेसिटेंस होगा तो ज्यादा चार्ज आएगा, और अगर ज्यादा तगड़ा सेल यूज करोगे ये वाला वोल्टेज वाला तो भी ज्यादा चार्ज आएगा, एंड सो ऑन। आई होप यू आर गेटिंग इट। या यानी Q इज इक्वल टू C यानी कैपेसिटेंस इनटू V यानी वोल्टेज। ठीक है, देखो सर कैपेसिटर लगाने से होता क्या है? हाँ बोलो। सर कैपेसिटर लगाने से होता क्या है? नहीं, कैपेसिटर में होता है कि दो प्लेट्स है बस, और कुछ नहीं। और कुछ मैंने बोला ना, कैपेसिटर बहुत ही सिंपल डिवाइस है, 2 प्लेट है मतलब कैपेसिटर बस, और उनको बैटरी के नहीं साथ सर, जोड़ दो तो देखना दोनों में चार्ज आ जाता है, एक में प्लस क्यू चार्ज और एक में माइनस। अब सर इससे मेरा क्या क्वेश्चन, होता है दैट वी विल स्टडी अभी। तो जब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा। तुमको लग रहा होगा कि ये कैसे डिवाइस है, 2 प्लेट जोड़ा एक डिवाइस बन गया, इससे क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग समझा रहा हूं, थोड़ा समझो इसको। देखो, हम लोग कीबोर्ड में की को प्रेस करते हैं। मान लो कोई एक की प्रेस किया, मान लो सपोज तुमने एमएस वर्ड खोल रखा है, एमएस वर्ड यानी वर्ड एडिटर यानी टेक्स्ट एडिटर, और तुमने उसके बाद एल प्रेस किया। एल जैसे ही तुम एल प्रेस करते हो तो जहां पे कर्सर होता है वहां पे एल लिख के आ जाता है ना मॉनिटर में। तो समझो, जैसे ही तुमने एल वाला की प्रेस किया, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड स्क्रीन के जहां पे कर्सर था वहां पे एल लिख के आ जाता, या डिस्प्ले में आ जाता। लिख के तो नहीं आता, सॉरी, डिस्प्ले में आ जाता। यानी कंप्यूटर को पता चल गया तुमने कौन सा की दबाया। अब कंप्यूटर कोई जीता जागता चीज तो है नहीं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चला कि तुमने एल वाला की दबाया?
तुमने अगर एस वाला की दबाया होता तो उसमें एस लिख के आता, मतलब एस डिस्प्ले करता है या नहीं। अगर तुम जे वाला करते तो जे डिस्प्ले होता, सी करते तो सी डिस्प्ले होता। यानी कंप्यूटर के कीबोर्ड को, सॉरी कंप्यूटर को कीबोर्ड के कौन सा की दबाया जा रहा है ये पता चल जाता। कभी सोचा है कि सीपीयू को कैसे पता चलता है कि मैंने यही वाला की दबाया है या नहीं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। मैं की का, जो कीबोर्ड के कीज होता है ना, उसके की का एक स्कीमेटिक डायग्राम बना, ध्यान से देख। पता क्या होता है, हर कीबोर्ड के की के नीचे एक एक कैपेसिटर, हर कीबोर्ड की के नीचे एक एक कैपेसिटर, ठीक है, जिसका एरिया ए है और डिस्टेंस डी है, और वो सर्किट के साथ जुड़ा हुआ है। और वो कैसे जुड़ा हुआ छोड़ो, अब पूरा ड्रॉ तो नहीं कर सकते, जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दे किया जा सकता। अब हर कीबोर्ड के हर की में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तुमने क्या किया, तुमने पर्टिकुलर एक की को दबाया तो क्या हुआ होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये डिस्टेंस घट गया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कैपेसिटेंस क्या होता है, एरिया तो नहीं बदला ना, एरिया कैसे बदल सकता है प्लेट का, लेकिन प्लेट का सेपरेशन तो घट गया ना। क्यों, कि तुमने उस पर्टिकुलर की को दबाया, तो जिसके वजह से डिस्टेंस डी घट गया। तो एज डी डिक्रीजेस सी इंक्रीजेस। याद रखना, पूरे कीबोर्ड को एक वोल्टेज दिया जाता है, वो है सपोज वी, और हर एक के पास कुछ ना कुछ चार्ज भी है। लेकिन इस वाले की में जिसको तुमने दबाया उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। अच्छा वो यहाँ पे थोड़ा चमक रहा है ना, तो थोड़ा मैं यहाँ लिखूं, as D decreases C increases। तो जैसे D घटा तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। याद आ रहा ना, समझ आ गया हो। कैपेसिटेंस जब बढ़ गया, therefore charge also has to increase, चार्ज इंक्रीज करेगा। क्यों भाई, C इंटू वी है, V उतना ही है, V तो पूरा बस कीबोर्ड को दिया जाता है वोल्टेज एक सर्टेन, और कैपेसिटेंस बढ़ गया है इस पर्टिकुलर की का, तो इसका चार्ज बढ़ेगा। अब बताओ, सपोज एक कैपेसिटर के पास 10 यूनिट ऑफ चार्ज और वो बढ़ के 20 यूनिट होना है, यानी 10 यूनिट चार्ज कहीं से आएगा, है या नहीं। तो लेट अस सी ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो बाद में क्या होगा, क्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो क्यू का वैल्यू तो तभी बढ़ेगा ना जब यहां से चार्ज आएंगे। to increase the value of charge, some charge has to come to the wire, यानी इस वायर में चार्ज फ्लो करेंगे। चार्ज फ्लो का मतलब करंट होता है, therefore a current flows in the wire connecting this capacitor। यानी आप समझो कितना फैसिनेटिंग चीज है, पूरे कीबोर्ड में बहुत सारे कीज है पर किसी का भी कैपेसिटेंस बदला नहीं है, यानी किसी का भी चार्ज नहीं बदलेगा। लेकिन जिस की को तुमने दबाया उसका डी घट गया, है ना, उसका डी घट गया, तो देयरफॉर कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो देयरफॉर चार्ज बढ़ेगा। अब चार्ज कैसे बढ़ सकता है, कहीं से चार्ज आएगा तो ही ना बढ़ेगा। यानी इस कैपेसिटर के साथ जो तार जुड़ा हुआ है उसमें चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो क्या होता है, करंट होता है। यानी क्या हो रहा है, पूरे कीबोर्ड में जितने भी कैपेसिटर है यानी कीज है, किसी में भी करंट नहीं जाएगा, लेकिन जिस की को तुम दबाओगे उसमें करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट सीपीयू को पता चल जाता है और अकॉर्डिंगली सीपीयू फिर उसके बाद एक्शन करता है। वो तो चलो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं कोई कंप्यूटर अभी इंजीनियरिंग नहीं करा रहा हूं, बट एटलीस्ट एक चीज आइडिया लग गया कि कीबोर्ड के कौन से की दबाया है तुमने, ये सीपीयू को कैसे पता चला। सीपीयू को इस तरह से पता चला क्योंकि सिर्फ इस तार में करंट फ्लो होगा जब तुमने इसको दबाया, बाकियों में करंट फ्लो नहीं होगा।
तो इस तरीके से कैपेसिटेंस के वजह से या कैपेसिटेंस के जरिए कीबोर्ड का कौन सा की दबा रहे हो ये पता चल जाता है, और उसके बाद उस हिसाब से कंप्यूटर अपना फॉलो एक्शन करता है। समझ में आया ना? तो देखो ये मत सोचो कैपेसिटेंस में ऐसी कोई डिवाइस नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है ना, और एग्जांपल बताता हूँ। जितने भी, अब इसके ऊपर डिटेल आज नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जितने भी रिमोट्स होते हैं, चाहे वो एसी का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, डीवीडी का रिमोट हो, या किसी का भी रिमोट हो, उसमें कैपेसिटेंस होना ही होना है। कैपेसिटेंस के बगैर रिमोट काम नहीं कर सकता। इवन जो पंखा दिख रहा है, ये मेरे ऊपर एक पंखा है, तुम्हारे घर में भी पंखे चल रहे होंगे, सारे पंखे में कैपेसिटर यूज होता है। तो कैपेसिटर कई जगह यूज होता है। हाँ, उसमें कैसे यूज होता है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आज मैं समझा नहीं पाऊंगा। बट पंखे वाला कैपेसिटर का यूज कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 नहीं 7 8 चैप्टर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पंखे वाला कैपेसिटर का यूज कैसे किया जाता है। तब देखना और अच्छे से तुमको चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना? बट यस, कैपेसिटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिवाइस। एटलीस्ट एक चीज का आइडिया लग गया। अब एक काम करो, और तुम लोग हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल के बगैर तो आजकल दुनिया चलता नहीं है। जब मोबाइल खरीदते हो तो जरा उसके डिस्प्ले के बारे में देखना क्या लिखा रहता है। डिस्प्ले के बारे में लिखा रहता है कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन, यानी उसमें भी ऐसे ही होता है, 2 लेयर्स में स्क्रीन के अंदर होता है, और जब तुम टच करते हो यानी उस लेयर में कुछ चेंजेस आते हैं। क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझो, तुमने मोबाइल के कौन सी जगह को टच किया, यहाँ 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 यहाँ, ये कैसे पता चलता है ना? वो जो टच स्क्रीन होता है ना, वो भी होता है कैपेसिटेटिव, यानी वो भी कैपेसिटर के तरह होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया कैपेसिटेटिव टच। तो जहां पे तुमने टच किया वहां के कैपेसिटेंस बदल जाता है, और इसी से मोबाइल को पता चल जाता है कि तुमने एग्जैक्टली कौन से एरिया को दबाया। और फिर मेमोरी होता है उसके अंदर कि इसको दबाने से क्या करना है, उसको दबाने से क्या करना है, उस जगह पे प्रेस करने पे कौन सा ऐप खोलना है, या शट डाउन करना है, या वॉल्यूम चेंज करना है वगैरह। वो तो चलो कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो एक अलग कहानी है। बट सबसे पहला स्टेप मोबाइल में क्या होता है कि पता तो चले कि तुमने छुआ कौन से जगह है, कौन से पॉइंट को टच किया है या नहीं। तो टच स्क्रीन इसी पे बेस्ड है, और उसका भी नाम क्या है, कैपेसिटेटिव टच स्क्रीन, ये चीज। इनफैक्ट जितने भी फ्लैश बल्ब का ऑपरेशन होता है ना, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं कैमरास में, वो भी कैपेसिटर से ही चलता है। कैसे चलता है ना, मे बी वी विल डिस्कस समडे, आज तो टाइम नहीं होता। आज एटलीस्ट हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में जस्ट पढ़ना शुरू किया कि कैपेसिटेंस क्या होता है ना। अब थोड़ा सा और करेंगे हम लोग, और वो है इनफैक्ट देखो रिमोट में भी देखा होगा कि तुम जब चैनल दबाते हो तो देखो टक 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 अलग से प्रेस करते हो ना, करते हो ना, वो चैनल नंबर फिर 3 4 5, या वॉल्यूम के लिए टक 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 एक ही जगह दबाते हो। सबके नीचे कैपेसिटर होता है। तो जब तुम प्रेस कर रहे हो ना चैनल को 3 4 7, तो वो 3 वाला बटन दबा रहे हो, 4 वाला बटन दबा रहे हो, या 7 वाला बटन दबा रहे हो, ये रिमोट को कैसे पता चल रहा है? तो वो भी इसलिए पता चल रहा है क्योंकि उसके नीचे भी कैपेसिटर। तो जितने भी की बेस्ड चीजें होता है, प्रेस करके एक्शन में होता है, वो ज्यादातर कैपेसिटेंस बेस्ड ही होता है, ठीक है ना, ये चीज। चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फुल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। फुल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ठीक है, फुल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अभी हमने जो कैपेसिटेंस किया था वो क्या था, एयर कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस एयर वाला भी क्या होता है, अगर ये एरिया ए है और अगर डिस्टेंस डी है तो कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब हम करें डाइलेक्ट्रिक। देखो डाइलेक्ट्रिक में क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा
याद करके देखो, मैंने बताया था कि अगर एयर या वैक्यूम के जगह कोई मटेरियल होता है, इन दैट केस फील्ड थोड़ा कम बनता है। तो इन एयर एफ होता है k q1 q2 by r स्क्वायर, और इन मीडियम क्या होता है, एफ होता है k q1 q2 by r स्क्वायर इनटू, ये होता है मटेरियल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या शॉर्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब हमने एयर कैपेसिटर किया था तो याद करके देखो, यहाँ पे जो फील्ड आया था वो आया था q by a एप्सिलॉन इधर। अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से क्या होगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, यानी अब जो फील्ड होगा यहाँ पे वो होगा q by a प्लस q माइनस q a। तो q by a एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही, साथ में क्या होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है ना, देख लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस केस में, सेम चीज E into D। So therefore V is equal to E into D, यानी QD by A epsilon naught epsilon। Therefore capacitance is equal to Q by V, Q by A वाला। Therefore देखो कैपेसिटेंस क्या हो गया, द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r into एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। ठीक है, यानी देखो एक चीज कि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है ना, नॉर्मल कैपेसिटर से एप्सिलॉन r टाइम्स ज्यादा। यानी अब सोच के देखो जरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता कितना, जनरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे होता है 10 20 30 40 ऐसे होता है, इसी रेंज में होता है। अब देखो फायदा समझो, अगर मान लो तुमको एरिया सेम रख के, सोच के देखना, एरिया सेम रख के अगर कैपेसिटेंस को डबल करना है, इन दैट केस डिस्टेंस को आधा करना पड़ेगा, और आधा करना मतलब समझो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, तो चिपकने का खतरा रहता है। लेकिन अगर तुम एक डाइलेक्ट्रिक डाल दो 20 30 40 का, तो कैपेसिटेंस एकदम से 30 गुना 20 गुना 40 गुना ऐसे हो जाए। नॉट ओनली दैट, बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो ये चिपक भी नहीं सकता, क्यों, ये तो एक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। और ये डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है ना, ये बहुत सस्ता होता है। ऐसे नॉर्मल प्लास्टिक दे दो, जो कूड़ा कपड़ा वाला प्लास्टिक नहीं होता वो भी चलेगा, साफ करके वो भी चलेगा। वैक्स डाल दो, पॉलीथीन जो शीट नहीं होता है, जो थैली बनता है वो डाल दो, कुछ भी डाल दो चलेगा। तो देयरफॉर वी ऑलवेज प्रेफर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। और एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो तुम डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर फुल कर दो और उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर रखो,
ये सपोज कीबोर्ड है, ये तो बेकार हो जाएगा ना, क्यों? तुमने तो डायरेक्टली भर दिया। अब अगर की को दबाओगे तो भी दबेगा नहीं, क्यों भाई? ये तो पूरा भर दिया, उसको दबेगा, दबाओगे कैसे? जगह ही नहीं छोड़ा तुमने। इसलिए जहां पे प्लेट में मूवमेंट चाहिए वहां पे हम लोग फुल डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, सो दैट वो दब के फिर वापस आ जाए, गैप गैप जीरो ना हो जाए। तो देयरफॉर इन कीबोर्ड दिस इज नॉट पॉसिबल, फुल डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अरमान has asked कि कैपेसिटेंस क्यों बढ़ाना है? देखो कैपेसिटेंस बढ़ाना बड़ा नेचुरल चीज है, क्यों? मान लो तुमको 10 का कैपेसिटेंस चाहिए तो एरिया डी सिलेक्ट करके बन गया, और सपोज मैं कहता हूं कि नहीं मुझे ना और कम एरिया में भी 10 का ही कैपेसिटेंस चाहिए, आप क्या करोगे? तो डायरेक्टली डाल दो, तो वो चीज हो जाता है। इट्स नॉट दैट यू हैव टू इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑल द टाइम, इट इज जस्ट दैट फॉर अ रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस आल्सो यू कैन मैनेज विद द स्मॉलर साइज अगर तुम डायरेक्टली डाल दो, ये चीज हो। नॉट नेसेसरी कि तुमको 10 का 20 बनाना है, नहीं, तुमको 10 का 10 ही चाहिए, पर उसी 10 को अगर एयर कैपेसिटर बनाओगे तो इतना बड़ा कैपेसिटर हुआ, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर बचला इतना छोटा सा हो गया। यानी छोटे साइज में डाइलेक्ट्रिक डाल के तुम कैपेसिटेंस को उतना ही बना सकते हो जितना कि एक बड़ा कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक एयर कैपेसिटर का बनता है। तो देयरफॉर इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको कैपेसिटेंस बढ़ाना ही है हमेशा, इट इज जस्ट दैट टू मैनेज विद अ स्मॉलर साइज कैपेसिटर आल्सो यू नीड डाइलेक्ट्रिक, तो वो भी एक इंटरप्रिटेशन है। तो anyway, ये फुल डायरेक्ट्रिक तो पॉसिबल नहीं कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड में इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, पार्शियल डायरेक्ट्रिक। दिस इज व्हाट वी डू। बीच में स्प्रिंग क्यों डाल दिया? क्योंकि भाई देखो कीबोर्ड को दबाने के बाद छोड़ दो तो वापस भी तो आना चाहिए ना, तो बगैर स्प्रिंग कैसे आ जाएगा? इसलिए क्या होता है, प्लेट्स होता है, एक पतला सा डाइलेक्ट्रिक भी डाल दो और साथ में एक स्प्रिंग भी डाल दो, उससे क्या होगा, जैसे दबेगा फिर ये वापस भी आ जाएगा, ठीक है ना? दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू हैपन, ठीक है। चलो आज हमने मेनली सीखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वगैरह। फिर हमने देखा पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, फिर हमने देखा कि उसको अगर बढ़ाना है घटाना है तो कैसे कैसे कर सकते। फिर हमने रियलाइज किया कि दोनों में प्रॉब्लम है, एरिया बढ़ाने में भी प्रॉब्लम है और डिस्टेंस डी को घटाने में भी प्रॉब्लम है। डिस्टेंस डी घटाने में प्रॉब्लम क्या है कि अगर प्लेट्स बहुत करीब आ जाते हैं तो इन दैट केस चिपकने का खतरा रहता है, फिर प्लस की और माइनस को टच हो जाएंगे, फिर कैपेसिटेंस खत्म, तो वो रिस्क हो रह जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, सो दैट ये पास में भी अगर आ जाए तो कम से कम टच ना हो जाए, बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम रहे। तो अगर पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन कर दोगे तो फुल डाइलेक्ट्रिक, और अगर आधा अधूरा करोगे तो पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। तो आज हमने सिर्फ दो ही चीज कवर किया, एक है फुल एयर कैपेसिटर जिसमें कुछ भी नहीं है, और एक है फुल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर यानी जिसमें पूरा ही भरा हो, पर हमने अभी ये वाला नहीं किया, ये है पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। तो अगले क्लास में यानी मंडे ट्यूसडे जब भी क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक वाला सॉल्व, ठीक है ना, यानी पार्शियल डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। कल के जो क्लास होगा वो हम लोग डाउट के लिए रखेंगे, ठीक है ना। तो कल का क्लास रखेंगे वही शाम को रखते हैं सोच रहा हूँ, है ना, 4-5 बजे के आसपास। और ठीक है ना, तो जो लोग सेंटर में आ सकते हैं तो आ जाओ, अच्छा रहेगा, सामने सामने डाउट डिस्कशन होता है तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो सेंटर में आ जाना। और जो लोग ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन तो है ही, ठीक है ना। हाँ ध्रुव बोलो। हम सर 4 to 5 प्लीज मत रखना, तब मैथ्स की क्लास चल रही होगी। चलो ठीक है, यानी 4 o'clock के पहले, 4 o'clock के पहले तो नहीं रख सकता हूँ, तो 5:30 रख लेता हूँ फिर, है ना। यस सर, वो ठीक है सर। ठीक है, तो कल का क्लास में 5:30 रख लेते, ठीक है ना, किसको दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, तो कल का क्लास फिर 5:30, उसमें हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट चैप्टर है एक्स वर्मा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, फिर विल कैरी ऑन टुमारो, ठीक है बेटे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक Good यू night. सर, थैंक Thank यू you, सर। sir. गुड नाइट। Thank you, sir. ओके बेटे, Thank you, sir. थैंक यू, गुड नाइट।